नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ यहां विजय चौक से। देश की संसद के ठीक सामने से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। और अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर ठीक इसी पार्लियामेंट हाउस में एक श्वेत पत्र जारी करने जा रही है। ये श्वेत पत्र होगा देश के आर्थिक हालात पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि बहुत जल्द उनकी सरकार देश के आर्थिक हालात पर और खास तौर पर पिछले 10 सालों के अंदर क्या आर्थिक प्रगति की गई है, क्या काम किए गए हैं। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उससे पहले के 10 वर्ष जो यूपीए सरकार के थे, वो कैसी अर्थव्यवस्था उनको विरासत के तौर पर देकर के गए थे, इसका भी जिक्र इस श्वेत पत्र के अंदर होगा। तो पहले जब ये घोषणा की थी वित्त मंत्री ने, तो लगा था कि आने वाले वक्त में शायद कुछ समय के बाद ये श्वेत पत्र सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन कल अचानक इस बात की घोषणा हुई कि आज ही ये श्वेत पत्र मोदी सरकार देश की संसद के अंदर टेबल करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर में लोकसभा के अंदर इसे ले करेंगी। इस श्वेत पत्र में सबसे पहले ये बताया जाएगा कि यूपीए सरकार का शासनकाल देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ, कितना घातक साबित हुआ। साल 2004 से 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, देश के कई वित्त मंत्री रहे, जिसके अंदर पी चिदम्बरम भी थे, जिसके अंदर स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी भी थे, तो आखिर उनके शासन में देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी, बैंकों की हालत क्या थी, देश में कितना निवेश आ रहा था, देश की आर्थिक प्रगति जीडीपी ग्रोथ रफ्तार वो क्या थी, देश में महंगाई और बेरोजगारी का आलम क्या था। और जब नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उनको कैसी अर्थव्यवस्था मिली थी, और 2004 से 14 के बीच जो कुछ इस सरकार के द्वारा बताया जाता है कि गड़बड़ियां हुई, अनियमितताएं बरती गईं, उसको कैसे ठीक किया गया 2014 के बाद, ये वित्त मंत्री की तरफ से बताया जाएगा इस श्वेत पत्र के अंदर। कैसे चरणबद्ध तरीके से फेज बाय फेज अलग अलग सेक्टर्स में काम किया गया, खास तौर पर देश की बैंकिंग व्यवस्था को कैसे सुधारा गया, जो हमारा बैंकों का तंत्र है वो कैसे चरमरा रहा था एनपीएस से, बैड लोन्स की वजह से, जिनको ये नौबत आई थी बैंकों को कि अपनी बैलेंस शीट में उनको अलग करके रखना पड़ रहा था, तो आखिर उन एनपीएस से कैसे बाहर निकाला गया बैंकों को, देश के अंदर निवेश को गति कैसे दी गई, बेरोजगारी को कैसे थामा गया, महंगाई पर कैसे काबू पाया गया। और देखिए, इस पर अब दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे और अपनी अपनी राजनीति होगी। एक राउंड इसका हम आज देख भी चुके हैं। जब ये श्वेत पत्र आने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार आपको कभी नहीं बताएगी कि देश के असल आर्थिक हालात क्या हैं, बेरोजगारी और महंगाई की असल स्थिति क्या है, इसलिए इस श्वेत पत्र के जवाब में हम एक ब्लैक पेपर यानी कि काला पत्र जो है उसको जारी करते हैं। अब लेकिन सरकार देखिए क्या दावे करती है, क्या आंकड़े रखती है, जिसमें ये बताया जाए कि 14 से पहले और 14 के बाद देश में क्या किया, जो क्या हालात थे और उसको कैसे सुधारा गया। कोई भी जो श्वेत पत्र होता है उसका मकसद ही ये होता है कि किसी भी विषय के ऊपर एक डिटेल्ड दस्तावेज देश के सामने दिया जाए, जिसमें बताया जाए कि इस विषय वस्तु के ऊपर फैक्चुअली आंकड़ों के साथ एक कालखंड के अंदर क्या वास्तविकता थी और उसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता था जो नहीं किया गया, और बाद के आने वाली सरकार ने उस पर कैसे उसको सुधारा। तो ये सारी बातें इस श्वेत पत्र में रखी जाएंगी। मैंने आपको बताया श्वेत पत्र क्या होता है, सरकार के श्वेत पत्र में क्या हो सकता है। अब आप सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ब्लैक पेपर में, काले पत्र के अंदर क्या है। आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से
आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज सरकार के इस श्वेत पत्र का तोड़ निकालने के लिए इस ब्लैक पेपर की बात की थी, इस काले पत्र की बात की थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बात कही तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अचानक इस काले पत्र की, इस ब्लैक पेपर की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा, जब अपने संबोधन में कहा पार्लियामेंट के अंदर, कि जब भी देश के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा होता है तब कांग्रेस पार्टी ऐसे ही व्यवहार करती है। कभी काले कपड़े पहन करके आ जाती है, कभी ऐसा कोई जुलूस निकालती है जिसमें काले पट्टे जो हैं हाथ पर बंधे होते हैं। और उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि वैसे तो ये हमारे समाज में चलन है कि जब भी कुछ बहुत अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा दिख रहा होता है, बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो वहाँ एक नज़रबट्टू लगा दिया जाता है या काला टीका लगा दिया जाता है। तो आज जब देश तरक्की के कदम उठा रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये ब्लैक पेपर उस पर एक काले टीके की तरह है। कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो ये आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी का जवाब इस ब्लैक पेपर के कांग्रेस पार्टी के हथियार के ऊपर। लेकिन इस ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर की सियासत के बीच, इस राजनीति के बीच अब उद्धव गुट शिवसेना के नेता संजय राउत भी कूद पड़े। संजय राउत ने कहा कि अच्छी बात है, सरकार अगर व्हाइट पेपर लेकर आ रही है तो उसमें अपने साथियों के, अपने सहयोगियों के भ्रष्टाचार के मामले भी शामिल कर ले और वो भी देश को बताए। संजय राउत ने कहा कि इसमें अजीत पवार का 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपके मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के कारनामे हों तो भी अच्छी बात है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में देश बना ही नहीं, अभी बना है। 10 साल में जो देश में घोटाले हुए हैं वो भी व्हाइट पेपर में डाल दीजिए। खास करके महाराष्ट्र से अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला जो मुख्य प्रधानमंत्री ने नहीं लाया था सामने, ये सब डाल दो व्हाइट पेपर में। हेमंत बिस्वा शर्मा का घोटाला डाल दीजिए पूरा, नहीं तो वो अधूरा रहेगा। व्हाइट पेपर कंप्लीट होना चाहिए पूरी तरह से। ये देश सभी की मेहनत से बना है। 10 साल में भी जो सरकार ने कुछ काम किया वो भी उसमें आ जाएगा। अटल जी थे, अटल जी ने भी काम किया है। वीपी सिंह थे, वीपी सिंह ने काम किया है। मोरारजी भाई देसाई थे, मोरारजी भाई ने काम किया है। सभी ने मिलाकर ये देश बनाया है, ये भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आएगी आने दो ना, तो हटाइए ना भाई। ये पेपर वॉर चलता रहेगा, पेपर वॉर चलता रहेगा, चलने दो। अब ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर की लड़ाई जो चल रही है, इसके बीच राहुल गांधी ने अपना एक अलग मोर्चा खोल दिया है।
प्रधानमंत्री के ऊपर ही राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं ही नहीं, मोदी ओबीसी हैं ही नहीं। राहुल गांधी के शब्द हैं, आपका प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुआ, आपका प्रधानमंत्री जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी में डाला और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ बाद में इसीलिए किया गया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी दिखाए जाएं, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के थे, ओबीसी नहीं थे, ओबीसी समाज में पैदा नहीं हुए हैं, जनरल कास्ट के आदमी हैं, इसीलिए वो पिछड़ों का दर्द नहीं समझ सकते। सुनिए राहुल गांधी की बात। मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं, और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। आप माफ कीजिएगा, राहुल गांधी आज जिस तरीके से ये बात कह रहे थे लोगों के सामने कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कास्ट में पैदा नहीं हुए, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट में पैदा हुए, बाद में वो ओबीसी में शामिल हुए, वो कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जैसे कोई वो बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हों, जैसे बहुत बड़ी चोरी को उजागर कर रहे हों। राहुल गांधी, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जो जिस जाति में पैदा हुए वो तेल का कारोबार करने वाली जाति मानी जाती है। मोद घांची जाति, तेली जाति, एग्जैक्टली कहें तो मोद घांची जाति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। लेकिन हमारे देश के अंदर ये तो दशकों से चला आ रहा है, देश की आज़ादी से पहले से चला आ रहा है कि कोई जाति होती है वो उसको पिछड़ा माना जाता है, कभी उसको पिछड़ा नहीं माना जाता। एक ही जाति, एक ही उपनाम का व्यक्ति एक स्टेट के अंदर पिछड़ा है, दूसरे राज्य के अंदर जाता है तो पिछड़ा नहीं रह जाता है। एक ही जाति का आदमी सेंटर की लिस्ट में ओबीसी नहीं होता, राज्य में ओबीसी होता है, राज्य में ओबीसी नहीं होता, सेंटर में ओबीसी हो जाता है। ये हमारे देश का नियम है, कानून है। आज भी बहुत सारी जातियां आप खुद देखते हैं आंदोलन करती हैं कि हमको ओबीसी में शामिल करो। जो ओबीसी की जातियां होती हैं उनकी जब समृद्धि हो जाती है तो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कानून भी निकाला है कि भाई अब आप इनको बैकवर्डनेस नहीं मान सकते, इनकी ये समृद्ध हो चुकी हैं इसलिए इनको बैकवर्ड ना मानिए, या इनको क्रीमी लेयर का स्टेटस दीजिए कि ये इनकी तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती जो वाकई वंचित हैं। तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी रहस्योद्घाटन वाली बात नहीं है। एक फैक्चुअल एरर राहुल गांधी की बात में था। राहुल गांधी ने कहा साल 2000 में गुजरात की सरकार ने मोद घांची जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाला।
ये 1999 में हुआ था, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि 1999 में भी बीजेपी की सरकार थी। कुछ कांग्रेस के नेता आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया। ये सरासर झूठ है, गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी साल 2001 में उप मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। ये काम 99 में हो चुका था। 99 में मेरे ख्याल से जो वहाँ पर केशुभाई की सरकार थी गुजरात के अंदर, उनकी सरकार के अंदर ये काम हो चुका था। लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है, वो भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, कि 1994 में छबील दास मेहता कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। 1994 उन्होंने मोदघाची जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया था। अगर ये सही है तो इसका बीजेपी की सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो 100% सही है कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये काम नहीं हुआ, उससे पहले हो चुका था। और जहाँ तक सवाल है कि वो उनकी पैदाइश ओबीसी वर्ग में नहीं हुई थी या तब ये मोदघाची जाति ओबीसी में नहीं मानी जाती थी, तो ऐसे आज बहुत सारी ओबीसी जातियां हैं जो आज से 2 दशक 4 दशक पहले ओबीसी नहीं थी। बाद में उनकी जब पिछड़ेपन को स्वीकार किया गया देश की सत्ता की तरफ से, सरकारों की तरफ से, तब उनको ओबीसी का स्टेटस मिला। तो ऐसा अगर इस घांची मोड़ जाति के साथ भी हुआ है तो इसमें ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। बहरहाल रविशंकर प्रसाद ने इसका जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर पिछड़ा व्यक्ति नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिर पैर की बातों का जवाब देके मैं राहुल गांधी को सम्मानित करूं, यही उनका स्तर हो गया है। तब तो लगता है कांग्रेस पार्टी जो संख्या बची है ये भी नहीं आने वाली है। उन्होंने मान लिया कि हमको हार नहीं है। देश का गरीब मोदी जी को अपना नेता मानता है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानता है, क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, उनके काम को देखा है, तो इससे उनकी परेशानी है। लेकिन राहुल गांधी का यह स्तर हो जाएगा तब तो मैं यही कहूंगा कांग्रेस पार्टी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और इस बात का और जवाब देकर के मैं राहुल गांधी के इस बेबुनियाद शर्मनाक टिप्पणी को और सम्मानित नहीं करना चाहता। अरे भाई, मैंने कह दिया ना, राहुल गांधी क्या समझते हैं। कल तो नेहरू जी ने जवाब दे दिया, नेहरू जी ने क्या कहा था मोदी जी ने बता दिया। तो राहुल गांधी पिछड़ों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को बचाएं और इस तरह की शर्मनाक बेबुनियाद बातें करना बंद करें। अब राहुल गांधी ने ये एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें बहुत दम दिखाई देता नहीं है। बहरहाल आज की एक और बड़ी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। इस वक्त बड़ी तादाद में किसानों का एक समूह दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर जमा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के। इनकी मांगे क्या हैं ये हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और वहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं टकराव की स्थिति एक किस्म की बनी हुई है किसानों और पुलिस के बीच में। प्रशासन इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जबकि इन किसानों की ये मांग है कि ये दिल्ली कूच करेंगे, ये दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर पर जैसा आज से 3 वर्ष पहले किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली के बॉर्डर जाम कर दिए थे किसानों ने, वैसी कोई आहट है क्या, ये इन तस्वीरों को देख करके महसूस हो रहा है। बैरिकेड तो लगे हैं, लेकिन ये किसान जो हैं फिलहाल बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांग है कि ये आगे बढ़ेंगे। ये प्रशासन से इनकी बातचीत चल रही है। अभी प्रशासन इनको किसी भी सूरत में आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, लेकिन इनका कहना ये है कि ये इस बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली की सीमा में आना चाहते हैं। आपको बता दें कि पहले ही जब आपने देखा था तब कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन हुआ था, कृषि कानूनों के खिलाफ, जो कृषि कानून फिर बाद में वापस ले लिए गए थे। ये जो मामला है आखिर हालांकि उतना गंभीर नहीं है, ना किसी कानून से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा या नहीं ये अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। आपको बताते हैं कि इन सरकारों की मांग क्या है। ये सरकार, ये किसान दरअसल मांग कर रहे हैं कि इनकी जो ज़मीनें सरकार ने अधिकृत किए हैं वो उन ज़मीनों का आज के दर पर बढ़ा हुआ मुआवजा इनको दिया जाए। इनको मुआवजा मिल चुका है पहले, ये बढ़ा हुआ मुआवजा चाहते हैं। इनकी ये भी मांग है कि चूंकि इनकी सारी ज़मीनें जो हैं वो सरकार के पास चली गई और इनकी रोज़ी रोटी का वही एक साधन था, इसलिए इनको और ज़मीन जो है सरकार की तरफ से वो आवंटित की जाए। गुरिका अरोड़ा हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है इस वक्त, उसी रास्ते पर जहाँ पर ये किसान बैठे हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। गुरिका, ज़रा बताइएगा इस वक्त वहाँ हालात क्या हैं?
और पता चल रहा है कि बड़ा लंबा चौड़ा जो जाम है वो दिल्ली से लेकर नोएडा तक लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल सौरभ, लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग दिल्ली जाना चाह रहे थे, संसद की तरफ कूच करना चाह रहे थे, संसद का घेराव करना चाह रहे थे ताकि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को ये सरकार के सामने रख पाए। लेकिन पुलिस ने आज सुबह से ही यहाँ पर तैयारी कर रखी थी कि किसानों को आगे जाने नहीं देना है और यहाँ पर उनको दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर ही रोक देना है और बॉर्डर से भी कुछ किलोमीटर पहले ही यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया। और बड़ी संख्या में किसान इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुरुष भी हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और इन लोगों की सीधे मांग है कि जो इनकी जमीनें अधिकृत की गई थी उन जमीनों का सही मुआवजा इनको दिया जाए। इसके अलावा जो युवा है उनको नौकरी दी जाए। और तमाम मांगों के साथ ये लोग पिछले कई साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1997 से इनका कहना है कि मामला चला आ रहा है, 2010 से ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब तक कितने साल बीत चुके हैं लेकिन इनकी मांगे नहीं पूरी हो पाई है। अथॉरिटी से मीटिंग हुई है लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता आया है, कभी भी इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। और जहां तक जाम की बात है, क्योंकि ये दिल्ली नोएडा का ये मेन जो रास्ता है और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यहीं पर प्रदर्शन चल रहा है, यही वजह है कि पुलिस ने इस रास्ते को बंद किया है और पूरे नोएडा का जो ट्रैफिक है वो इस वक्त इस एक्सप्रेसवे से गुजरने की बजाय नोएडा के अंदरूनी हिस्सों से निकल रहा है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम है, कई घंटे से वहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। और क्योंकि स्कूल की छुट्टी का वक्त है, कई स्कूल बसेस को भी नोएडा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि उन बसेस को इस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ना निकाला जाए बल्कि किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया जाए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनसे अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या और मांगे इन लोगों की है। सर, क्या नाम है आपका, कितने गांव के किसान यहाँ पर आए और मांगे क्या क्या? यहाँ 144 गांवों के किसान हैं, पूरे गौतम बुद्ध नगर किसान यहाँ हैं। मैं सुखबीर खलीफा, भारतीय किसान परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। निश्चित तौर पर जब सारी बातें निश्चित हो चुकी हैं, सारे मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, चाहे नोएडा के हों, चाहे ग्रेटर नोएडा के हों, चाहे यमुना प्राधिकरण के हों, आपने जो बातें मान ली हैं बोर्ड में पास कर दिए हैं। 10% का मुद्दा आपने बोर्ड में पास कर दिया, आबादी का मुद्दा आपने बोर्ड में पास कर दिया है, हमारे उद्योग चला गया वो भी आपने 5% के प्लॉटों में कॉमर्शियल गतिविधि वो भी बोर्ड में पास कर दी है। ऐसे ही एनटीपीसी में भी कमेटी गठित हुई डीएम साहब की अध्यक्षता में। हम ये कह रहे हैं भैया, अपनी तरफ से अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो आपने बोर्ड में पास कर दिए हैं, जो एनटीपीसी के लिए कमेटी ने गठित जो हुई है वो नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के और यमुना प्राधिकरण के जो मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, 10% का, आबादी का, जो भी मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, जिन बातों को आप मान चुके हो उनको अब धरातल पर उतार दो। समस्या इनको यह है कि धरातल पर उतारना नहीं चाहते, किसान को बहकाना चाहते हैं, लटकाए रखना चाहते हैं। ऐसे ही एनटीपीसी में वो भी मुद्दों को लटकाए रखना चाहती है, समाधान करना नहीं चाहती। जब 2200 परिवारों की आपने जमीन ली एनटीपीसी में, आपने 182 लोगों को नौकरी दी, तो बाकी का नहीं बनता क्या? डीएम साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है उसमें जो विसंगतियां पाई गई हैं, उन्होंने जो अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं कमेटी ने, आप उन बातों को मान लो, ऐसे ही ये मान लो, ऐसे ही वो मान लो। क्या कह रही है अथॉरिटी? आप कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ बहकाने काम करते हैं कि हम क्या करें, हमने सारे मुद्दे बोर्ड में पास कर तुम्हारे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम क्या करें, जमीन हमने तुम्हें दी है, हमारा काम कौन करेगा? तो काम करने को तैयार नहीं है। अब कब तक आप लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे नोएडा में भी हम देख रहे हैं पूरा ट्रैफिक जाम है, ये पूरा एक्सप्रेसवे बंद पड़ा है और ये नोएडा का मेन रूट है जहां से लोग गुजरते हैं। हमने इनसे ये आरजू करी कि भैया आप नहीं जाने देते तो हमको साइड में कहीं जगह दे दो, हम बैठ जाते हैं। आप कह रहे हो हम आपका समाधान करेंगे, आपकी बात मानते हैं, आप हमको साइड में कहीं जगह दे दो। जगह देने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है, रास्ता रोक के खड़े हैं, हम क्या करें बताओ? कोई आया क्या बातचीत के लिए? यहाँ पर किसी से बातचीत हुई? अभी तक कोई भी नहीं आया। 3 महीने से जब मातृशक्ति हमारे किसान वहाँ पर रोड पर वहाँ पे बैठे थे ठंड में, सर्दियों में, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। आज किसान अपने करार के लिए बाहर निकले हैं तो एक दिन में ही सरकार को रोड जाम, पब्लिक समस्या दिखाई दी। ये पब्लिक नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये किसान जो है ये देश में नहीं रहते, इनकी भी तो समस्या है। पूरी सर्दी निकाल दी मातृशक्ति ने, बेहोश तक हुई है, इतना अत्याचार के साथ। ठीक है, हम किसानों की बात भी आपने सुनवाई, इनकी मांगे भी सुनवाई हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि सड़क जाम की वजह से इस वक्त वहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है, वहीं के नहीं बल्कि दिल्ली तक आने वाले लोगों को और
प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन किसानों को यहाँ से समझाकर उठाएं और इनकी जो भी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, तो उन पर जल्द कार्रवाई करें, ऐसा आश्वासन इनको ज़रूर मिले और वो मांगे पूरी भी हों।